हेलो डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट को स्वागत वेलकम करता हूं यहाँ पे। तो आज हम बहुत ही शानदार 3 प्रश्न लेकर आए हैं और तीनों प्रश्न अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है। हम आज लेकर आए हैं, जैसा कल हम लोग देखे थे MHN मतलब मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो आज हम देखने वाले हैं MSN 2 का अगला नेक्स्ट वीडियो। MSN 2 के ऊपर ये वीडियो है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है, आप लोग को इस जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं इसका PDF जो है या जो भी कंटिन्यू वीडियो अभी चल रहा है सबका PDF आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग खुद से जाके ये सारा क्वेश्चन आंसर को वहाँ पे लिखा गया है, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ भी सकते हैं खुद से और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। प्रश्न है, मेनियर रोग किसे कहते हैं, इसके कारण, लक्षण, निदान एवं प्रबंध लिखिए। देखिए, जब भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर में तो आपको सारा चीज़ें लिखना पड़ेगा। वहाँ पे सीधा आपको शॉर्ट में दे देगा मेनियर्स डिजीज। अब आपको ये समझना होगा कि मेनियर्स डिजीज के बारे में लिख रहे हैं तो 5 नंबर में तो सिर्फ और सिर्फ आपको उसका डिफिनीसन लिख देने से नहीं होगा, उसके लिए आपको टोटल चीज़ लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेनियर्स रोग होता क्या है, मेनियर्स डिजीज है क्या। तो दोस्तों, जो मेनियर रोग होता है, पहले इस यहाँ से लेकर यहाँ तक समझिए। यहाँ किसी भी रोग का आप लोग उसका अर्थ समझ जाइएगा तो आप चीज़ों को आराम से डील कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कारण, लक्षण सब। तो पहले इतना समझने का कोशिश कीजिए। चलिए इसी को हम लोग समझते हैं। देखिए, यह एक रोग है, बिल्कुल मेनियर रोग है तो रोग ही होगा, जिससे अंतःकरण मतलब इंटरनल ईयर में भरे इंडोलिम्फ की मात्रा असंतुलन हो जाती है। ये क्या है? एक रोग है। कौन? मेनियर। मेनियर क्या है? एक रोग है। जो होता यह है कि जो इंटरनल ईयर होता है, जो हमारा आंतरिक कान है, तो जो आंतरिक कान है वहाँ पे जो है इंडोलिम्फ जो होता है, इंडोलिम्फ जो है भर जाता है। इसके भरने से जो है मात्रा असंतुलन हो जाता है, मतलब जो इंडोलिम्फ जो होना चाहिए वो अधिक हो जाता है, अधिक भर जाता है, जिससे जो मात्रा होता है असंतुलन हो जाता है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि इंडोलिम्फ जो है, कारण क्या है? इंडोलिम्फ है। इंडोलिम्फ भरने से अत्यधिक असंतुलन बिगड़ता है। कहाँ पे? अंतःकरण में। इससे तेज चक्कर आना, देखिए सेवर, वर्टिगो, धीरे धीरे सुनाई देना बंद होना, हियरिंग लॉस हो जाएगा, वह कानों में घंटियाँ बजना जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो आप क्या समझे मेनियर्स रोग क्या होता है? तो बहुत आसान है। मेनियर्स एक रोग है जो होता है कि जो इंडोलिम्फ होता है वो कान में अत्यधिक भर जाता है, जिससे उसका मात्रा क्या होता है? असंतुलन हो जाता है। कहाँ भरता है? तो कान के सबसे आंतरिक भाग में, आंतरिक कर्ण में भरता है, जिससे हो सकता है चक्कर आएगा, क्योंकि आपको हमेशा लगेगा कि मेरे एक साइड में कान में कुछ भारीपन सा लगेगा। उसके बाद चक्कर आएगा, हो सकता है उससे धीरे धीरे सुनाई आपका देना बंद हो जाएगा, कान में घंटी की तरह जो है बजने लगेगा, जैसे लक्षण उत्पन्न होगा। तो कान में घंटी बजने को क्या कहते हैं? टिनिटस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि कान में घंटियां बजना टिनिटस कहलाता है, और कान में घंटियां बजना कौन सा रोग है? मेनियर्स रोग का एक लक्षण है। तो चीज़ों को ध्यान में रख लिए, ये याद रखिएगा। इसका संतुलन आंतरिक कान में जो है असंतुलन हो जाता है मात्रा अधिक होने से। कौन? इंडोलिम्फ। ये याद रखिएगा। अब इसका इटियोलॉजी, कारण हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकता है इंडोलिम्फ का कान में भरने का, संतुलन बिगड़ने का क्या क्या कारण है। तो इसका कारण है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र विकार, मतलब एटोनोमिक नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन, मतलब जो आपका एटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र विकार है, ये होगा तो हो सकता है ये ऐसा प्रॉब्लम हो। अति संवेदनशील मतलब हाइपर सेंसिटिव, कोई ऐसे हाइपर सेंसिटिव मामले में जो है ये चीज़ हो सकता है। मासिक धर्म से पहले सूजन, प्री मेंस्ट्रुअल एडिमा, मासिक धर्म से पहले जो सूजन होता है उसके कारण हो सकता है। अंतःकरण की रक्त वाहिनियों में अस्थायी कॉन्स्ट्रिकेशन, जो कान के आंतरिक रक्त का वाहिनी होता है उसमें अस्थायी तौर पे कॉन्स्ट्रिकेशन हो सकता है। ये सब जो है किडनी रोग जो है ये सब हो सकता है, जिसके कारण ब्लड का सप्लाई अच्छा से नहीं होगा। और हाइपोथायराइडिज्म जो है, ये सब कारण आपका हो सकता है कि इंडोलिम्फ कान में, कान के आंतरिक भागों में असंतुलन उसका मात्रा हो जाए। तो कौन कौन से कारण है? कारण यहाँ पे देखिए, या तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में विकार, एटोनोमिक नर्वस सिस्टम में डिस्फंक्शन हो जाएगा, अति संवेदनशीला हाइपर सेंसिटिव हो सकता है कारण, मासिक धर्म से पहले जो सूजन होता है, प्री मेंस्ट्रुअल एडिमा, अंतःकरण जो कान के आंतरिक भाग में जो रक्त का वाहिनी है, रक्त वेसल्स है, उसमें अस्थायी तौर पे कॉन्ट्रिकेशन हो जाएगा, और गुर्दा रोग और हाइपोथायराइडिज्म एक कारण होता है आपका किसका? मेनियर्स रोग का कारण हो गया। कारण तीन चार लिख दीजिएगा, हो जाएगा। जैसे मासिक धर्म से पहले सूजन, उसके बाद लिख दिया हाइपोथायराइडिज्म, किडनी रोग और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में विकार, इतना लिख दीजिएगा, बहुत है। अब देखिए इसमें लक्षण देखेंगे, क्लिनिकल पिक्चर। इसमें 3 मुख्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसमें जो मेन मुख्य लक्षण है वो 3 होते हैं। तेज तौर पे चक्कर आएगा, जो कि हम लोग ऊपर देखे हैं। तंत्रिका संवेदी बहरापन, मतलब हियरिंग लॉस होगा, धीरे धीरे सुनना बंद हो जाएगा। कान में घंटी बजना मतलब टिनिटस, और ये तीनों लक्षण हम लोग ऊपर देख चुके हैं। मुख्य रूप से 3 लक्षण होता है। क्या क्या? तेज चक्कर
आना, तंत्रिका संवेदी बहरापन हो जाएगा और कान में घंटी बजना। तो ये जो है होता है। तो ये चीज़ें 3 मुख्य लक्षण है। ऐसे इसका लक्षण में देख सकते हैं यहाँ पे। और लक्षण है कि कान भरा हुआ लगना, मतलब कान भारीपन लगेगा, जी घबराएगा, उल्टी होगा, क्योंकि वह क्या है, एक प्रकार से हमारा नली है। उसके बाद चक्कर आएगा, अत्यधिक पसीना आएगा जिसको हम लोग डाइफोरेसेसिस बोलते हैं। आँखों में अनैच्छिक गति होगा और संतुलन बिगड़ना एवं गिरना, फॉलिंग। तो ये सब जो है अन्य लक्षण में आपका हो सकता है। उसके बाद निर्जलीकरण जो है, ये सब मुख्य लक्षण में वो 3 था। अब इसके बाद जो भी लक्षण है आप लोग लिख सकते हैं। चक्कर आना, पसीना अधिक आएगा, संतुलन बिगड़ना, गिरना, ये सब जो है आप लोग अनैच्छिक गति, आंखों का अनैच्छिक गति, जी घबराना, उल्टी होना। अब अनेक इसका रीजन बीमारियां हैं तो ये अनेक बीमारी उत्पन्न कर सकता है। तो मुख्य लक्षण 3 इंपॉर्टेंट है। अब इसका हम लोग निदान क्या क्या हो सकता है, इसका निदान में किसका, इसी के निदान में मेनियर्स रोग के निदान में क्या क्या होगा। तो लक्षणों की उपस्थिति का जांच होगा। मतलब जब भी हमें लगेगा कि मेनियर्स रोग, कान मेरा भारीपन लग रहा है और बाहर ऊपर कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको एंडोलिम्फ अंदर जो है भरा हुआ हो सकता है। तो इसका स्थिति का लक्षण का जाँच किया जाएगा। उसके बाद है ब्लड इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ऑडिग्राम होता है जो आपके कान को क्या करता है, आपको इस ऑडिग्राम के थ्रू जो है जांचा जाता है। उसके बाद है ENG किया जाएगा, इलेक्ट्रोनाइस्टम। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनाइस्टमोग्राफी ENG किया जाएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रोकोकिलोग्राफी। तो ये सब चीज़ें जो है आपका ENG होगा। उसके बाद होगा ETC होगा, इलेक्ट्रोकोकिलियोग्राफ। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। देखिए मेन है एक्सरे होगा, CT स्कैन होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। निदान में क्या इंपॉर्टेंट है, निदान में ब्लड इन्वेस्टिगेशन तो सब में होगा, स्थिति का लक्षण सब में होगा, हिस्ट्री लेना सब में होगा। इंपॉर्टेंट है आइडियोग्राम से लेकर और इलेक्ट्रोकोकिलियोग्राफ और इलेक्ट्रोनिस्टामोग्राफ, गेमोग्राफी याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनाइस्टेगमोग्राफी ENG। और एक है इलेक्ट्रोकोकिलियोग्राफ। ये याद रखिएगा। आइडियोग्राम, एक्सरे, CT स्कैन तो ये सब में होता ही है। तो ये ENG याद रखिएगा और इलेक्ट्रोकोकिलियोग्राफी ये याद रखिएगा। हो गया निदान में इतना। निदान में ये हो गया। तो अब हम लोग चलेंगे चिकित्सक प्रबंध, और अगर सर्जरी हो सकता है तो सर्जरी भी होगा, और फिर नर्सिंग प्रबंध। चिकित्सक प्रबंध में क्या होगा, मेडिकल मैनेजमेंट में दवाई वगैरह से दिया जाता है। संक्रमण अगर हुआ है, संक्रमण के कारण है तो संक्रमण वगैरह, या दूसरे रोग के कारण हुआ है तो उस रोग के लिए भी दवाई दिया जाएगा। रोगी को चक्कर आने के दौरान एट्रोपिन एवं एपाइनफ्रिन दी जाती है। इस रोग में क्या है, मुख्य रूप से चक्कर आएगा। तो चक्कर आएगा, सर दर्द होगा, तो क्या होगा कि एट्रोपिन और एपाइनफ्रिन दी जाती है रोगी को। ये हो गया। दूसरा है रोगी को एंटीहाइस्टेमिन एवं मिल्ड सेडेटिव्स भी दिए जाते हैं, जैसे डाइमेनहाइड्रेनाइट, फिनोबार्बिटॉल और डाइजापाम। ये जो है रोगी को ऐसे में अगर चक्कर आता है तो ऐसे में इसको एंटीहिस्टामिन और मिल्ड सिडेटिव्स जो है दवाई दिया जाता है, जैसे फिनाबार्बिटॉल और डाइजापाम, और एक है डाइमेनहाइड्रेनाइट। तो ये सब देखिए दवाई के नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि एंटीहिस्टामिन कौन होता है और मिल्ड सिडेटिव्स क्या होता है। आपसे एग्जांपल में पूछ देगा कि एंटीहिस्टामिन का और मिल्ड सिडेटिव्स का एक एक या दो एग्जाम्पल दीजिए, तो आपको जो है बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए एंटीहिस्टामिन का कौन होता है, तो डाइमेनहाइड्रेनेट, फिनोबार्बिटॉल और डाइजापाम। तो ये सब जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ये यहाँ तो इम्पोर्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा, आप लोग को डाइजापाम भी लिख दीजिएगा, फिनोबार्बिटॉल भी लिख दीजिएगा, चलेगा। लेकिन अगर दूसरे तरीका से क्वेश्चन पूछ देगा कि एंटीहिस्टामिन का एक एग्जांपल बताइए, मिल्ड सेडेटिव्स का एक एग्जांपल बताइए, तो कहाँ से लिखिएगा, तो यहीं से नहीं लिखिएगा, जानकारी रहेगा। तो एंटीहिस्टामिन मतलब डाइमेनहाइड्रेनेट और फिनोबार्बिटॉल और डाइजापाम, ये मिल्ड सेडेटिव्स दवाइयाँ हैं दोनों। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। तीसरा पॉइंट है रोगी को अन्य दवाइयाँ भी दी जाती है, जैसे डाइफेनहाइड्रेमाइन। वहाँ पे क्या था, डाइफेनहाइड्रेनेट, और यहाँ पे है डाइफेनहाइड्रेमाइन। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद है मेस्लीजीन और डाइजेपाम। तो यहाँ पे ये सब भी दिया जाता है अन्य दवाइयाँ में, डिफेनहाइड्रेमाइन और मेस्लीजीन और डाइजापाम। ये हो गया। चौथा है ओडीमा को कम करने के लिए डाइयूरेटिक्स देना चाहिए। हम लोग पढ़े हैं ऊपर में कि मासिक चक्र मेंस्ट्रुएशन से पूर्व, मासिक धर्म से पूर्व सूजन आना, मतलब ओडीमा वही होता है। तो उसके लिए जो है डाइयूरेटिक्स दिया जाएगा सूजन कम करने के लिए। पांचवा है रोगी को भोजन में नमक की मात्रा कम कर देनी चाहिए, क्योंकि उसमें एडिमा में जो होता है वो शरीर फूलने लगता है, शरीर का कोई भी अंग, तो उसमें नमक कम कर देना चाहिए। ये होता है
रोगी को तरल पदार्थ की मात्रा भी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि तरल पदार्थ के कारण ही उसमें असंतुलन हो गया है। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में देना चाहिए। ये हो गया। अब हम लोग इसका सर्जिकल प्रबंध देखते हैं कि इसमें सर्जिकल प्रबंध क्या हो सकता है। देखिए, आप लोग इतना हम लोग चिकित्सक प्रबंध देखे हैं ना, तो उसमें हम लोग क्या देखें, चक्कर आने के लिए दवाइयाँ देंगे। उसके बाद चक्कर के बाद था क्या चीज़ कि एंटी हिस्टामिल ग्रुप के दवाइयाँ देंगे, मिल्ड सीडेटिव्स ग्रुप के देंगे, डायूरेटिक्स मतलब वो डीमा कम करने के लिए देंगे। तो ये सब जो दवाइयाँ देते हैं वो सब याद रखिएगा। नाम यहाँ नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, बट आपसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे दूसरे क्वेश्चन में पूछ देगा कि हाँ दवाइयाँ का नाम बताइए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पे। यदि ड्रग थेरेपी लाभदायक नहीं हो तो शल्य चिकित्सा दी जाती है। देखिए, अगर इसमें ड्रग थेरेपी नहीं का मतलब ड्रग नहीं काम कर रहा है मेडिसिन, तो फिर ये जो है सर्जरी दिया जाता है। रोगी में प्रभावित लेबरिंथ को हटा दिया जाता है, इसे लेबरिंथोटॉमी कहा जाता है। अब जो जो देखिए रोगी में जो प्रभावित लेबरिंथ होता है उसको क्या किया जाता है, इसे हटा दिया जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेबरिंथेक्टोमी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ये चीज़ है सर्जरी के थ्रू हो गया। अब हम लोग इसका नर्सिंग प्रबंध देखते हैं। नर्सिंग प्रबंध में क्या देखेंगे, नर्सिंग प्रबंध में हम लोग ये देखेंगे कि रोगी से शांति से वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे, ऊंची आवाज़ में नहीं करेंगे, जिससे उसके कान में क्या हो, झनझनाहट हो, घंटी की तरह बजे, क्योंकि उसको इस रोग में तो ऑटोमेटिक बजेगा ही। छठा है, रोगी की शंकाओं का शांतिपूर्ण समाधान करना चाहिए एवं प्रश्नों का यथासंभव सही उत्तर देना चाहिए। अब प्रश्न को जो है आराम से उसके सवालों का जवाब दीजिए और सही उत्तर देना चाहिए। ये सब नर्स अपने तरीक़ा से कर सकती है। तीसरा है, रोगी को चिकित्सक द्वारा निर्देशित दवाइयाँ सही समय पर लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और जो भी डॉक्टर जो है दवा का दिए हैं प्रिस्क्रिप्शन में, उसमें सही समय पर लेने के लिए सलाह देनी चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा है, रोगी को ड्रॉप इंस्टिलेशन का सही तरीका बताना चाहिए। इंस्टिलेशन मतलब क्या होता है, यह एक दवाई देने का क्या है, मार्ग है। इंस्टिलेशन मतलब होता क्या है, निरोपण। तो ये चीज़ों को आप लोग को ध्यान में देना चाहिए। निरोपण जो होता है उसमें ड्रॉप वगैरह आता है जो कैविटी में दिया जाता है, तो कान भी एक कैविटी ही होता है। पाँचवा है, ऑपरेशन के बाद होने वाले जटिलताओं और सावधानी के बारे में रोगी को जानकारी, क्योंकि इसमें सर्जरी के थ्रू भी होगा, तो उसको लिए सर्जरी के लिए बता देंगे पेशेंट को, ताकि वो घबराएगा नहीं। नेक्स्ट है कि रोगी को कम नमकयुक्त भोजन लेने की सलाह देंगे, रोगी को मानसिक सहारा प्रदान करेंगे। तो ये सब एक नर्स का नॉर्मल है। फिलहाल आप इसके बारे में ये जान लीजिए कि आप इसका इम्पोर्टेंट क्या था वो याद रखिएगा। देखिए हमने पहले बताया कि इंडोलिम्फ, ये याद रखिए, इंडोलिम्फ इसको जो है ये याद रखिए कि इंडोलिम्फ का जो संतुलन होता है आंतरिक कान में बिगड़ जाता है, जिससे जो है ये मेनियर्स रोग होता है, जिसमें मेन जो लक्षण होता है सुनाई देना बंद मतलब बहरापन, कानों में घंटियों की तरह बजना और तेज चक्कर आना, सेवरी वर्टिगो होता है, जैसे लक्षण दिखाई देता है। दूसरी चीज़ें याद रखिएगा कि इसमें अगर दवाई नहीं काम में आएगा तो सर्जरी भी इसको दवाई दिया जाएगा। सर्जरी का शल्य चिकित्सीय प्रबंध होगा, उसमें जो लेबरिंथ होता है उसको हटाकर जो है उसको हम लोग सर्जरी के थ्रू हटा देते हैं, और उसको हम लोग लेबरिंथोटॉमी कहते हैं, लेबरिंथोटॉमी कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चीज़ को सर्जरी के थ्रू हटाते हैं तो उसमें टॉमी लगा दीजिएगा तो लेबरिंथोटॉमी हो जाएगा, तो ही होता है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या था, एक दो बार देखिए, हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि आप लोग पहले क्या कीजिएगा, यहाँ वीडियो में समझ लीजिए कि बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट इसका है क्या। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ क्लिक करके ये सारे क्वेश्चन को एक बार जाके वहाँ भी टाइप करके रखा हुआ है, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF है, चाहिएगा तो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं, सोचते हैं कि जब भी कन्फ्यूज होगा तो आकर पढ़ लेंगे, तो आप वहाँ पर पढ़ के आराम से आप अपने आप को रिवाइज कर सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वो आपका नोट बनते जा रहा है। देखिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट, आपसे क्वेश्चन 5 नंबर पूछेगा कि बेसिक लाइफ सपोर्ट होता क्या है, तो इस चीज़ को चलिए देखते हैं। कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आदि संकटकालीन स्थितियों में व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए दिए जाने वाले आपातकाल उपचार को बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। इसके लिए रोगी को CPR दिया जाता है। देखिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट कब होता है, जब किसी को कार्डियक अरेस्ट मतलब जिसका हृदय होता है अचानक से रुक गया, काम करना बंद कर दिया। उसके बाद रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि श्वास चलते चलते अचानक से थम जाना। ऐसे संकटकालीन इमरजेंसी कंडीशन में जो है व्यक्ति को जीवन को बचाने के लिए जो है क्या किया जाता है, आपातकाल उपचार को दिया जाता है, जिसे हम लोग बेसिक जो है लाइफ सपोर्ट कहते हैं। और इसके लिए रोगी को CPR दिया जाता है। CPR के थ्रू जो है कार्डियक जो है अरेस्ट को या रिस्पायरेटरी श्वसन हो, इस सब को पुनः जो है लाइन पर लाया जाता है। तो यही होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो चीज़ों को समझ गए।
कि बेसिक लाइफ सपोर्ट है क्या। बेसिक लाइफ सपोर्ट तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति में कार्डियक अरेस्ट हो, मतलब उसका जो कार्डियक मतलब जो हृदय हो अचानक से रुक गया हो। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस मतलब उसका जो श्वसन हो, श्वसन क्या हो, थम गया हो, श्वास लेना थम गया हो। वैसे स्थिति में व्यक्ति को जो है ये बेसिक लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो प्राथमिक उपचार के तौर पर दिया जाता है। इसमें रोगी को CPR किया जाता है। तो ये चीज़ होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट समझ गए। अब बेसिक लाइफ सपोर्ट में CPR वर्ड जो दिया जाता है CPR, इस CPR होता क्या है। तो देखिए CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्शन। क्या होता है, देखिए कार्डियो पल्मोनरी रिसेक्शन। तो इस चीज़ को याद में रखिएगा, क्या होता है रिसक्शन। याद करने के लिए सिंपल भाषा में रखिएगा कार्डियो पल्मोनरी रिसक्शन, RECUSCITATION संक्षिप्त रूप है इसका। कार्डियो का मतलब होता है हृदय, पल्मोनरी का मतलब होता है फेफड़ा, और उसके बाद है कि रिसक्शन रिसिस्टेशन का अर्थ होता है कि कोशिका, देखिए कोशिश करके किसी को पुनर्जीवन देना। याद रखिएगा कार्डियो का मतलब होता है क्या चीज़, हृदय, पल्मोनरी का मतलब होता है फेफड़ा, और रिससिटेशन। इसको आप लोग याद करने के लिए रिसक्शन रख लीजिएगा, लेकिन रिसक्शन होता नहीं है, इसको रिससिटेशन बोलते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो रिससिटेशन का मतलब होता है कि कोशिश करके पुनर्जीवन देना। तो यही होता है CPR का मतलब। ये चीज़ें समझ गए। CPR विधि को तभी अपनाया जाता है जब कोई अचेतन हो, मतलब अनकॉन्शियस हो, किसी क्रिया या बात का असर नहीं ले रहा हो और सांस चलनी बंद हो गई हो। देखिए अचानक से होता क्या है कि कभी भी जब व्यक्ति डूब जाता हो या एक्सीडेंट हो जाता हो तो व्यक्ति का मृत्यु अचानक से होता नहीं है, थोड़ी देर के लिए जो है उसका सांस वगैरह रुक जाता है, हृदय काम करना बंद कर देता है। उसी स्थिति में अगर कुछ देर तक वो रह जाता है, उसको कोई मदद नहीं मिल पाता है, तो फिर उसका जो है मृत्यु हो जाता है। ऐसे में अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ या पानी में डूब रहा है, उस समय अगर उसको बचा लिए हैं, भले ही वह क्यों अनकॉन्शियस हो, कुछ बताने लायक नहीं हो, उस पर कोई बात का असर नहीं हो, कुछ भी आप उसको कर रहे नहीं वो सुन रहा है, तो इस स्थिति में वो अनकॉन्शियस है, उसका सांसें चलना बंद हो गया हो, लेकिन अगर वो उसी टाइम जब आप पहुंच गए हैं, उसको अगर आप हेल्प कर दिए हैं तो वो बच सकता है व्यक्ति। बट अगर देर हो चुका है तो मुश्किल होता है बचाना। CPR विधि को किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं आजमाया जा सकता है जिसमें कि उपरोक्त बातें ना हो। अब इसमें से कोई व्यक्ति अगर अनकॉन्शियस ना हो, मतलब वो सभी बातों को समझ रहा हो, उस पर बातों का असर हो, सांस भी चल रहा हो, अगर इनमें से अगर कोई बात अगर नहीं होता है तो इस स्थिति में CPR का उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि CPR अनकॉन्शियस पर किया जाता है और यह प्राथमिक उपचार होता है, इसे बचाने के लिए किया जाता है। तो यही चीज़ें होता है, अगर इन सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर काम कर रहा है, चाहे सांस लेना हो, चाहे पेशेंट कॉन्शियस में हो, अनकॉन्शियस नहीं हो, तो फिर जो है CPR विधि का उपयोग नहीं किया जाएगा। उपरोक्त बातों के कई कारण कॉज हो सकते हैं, जैसे हृदयघात मतलब हार्ट अटैक, उसके बाद है पक्षाघात मतलब स्ट्रोक, पानी में डूबना इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली पानी में डूबना, उसके बाद होता है इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब बिजली लगने से जो तरका तरकता है ना, गाँव में लोग नहीं कहता है, वही होता है बिजली। तो बिजली से मृत्यु, पॉइजनिंग, विषाक्त, बहुत गहरी चोट आदि, किंतु सभी कारणों में CPR विधि एक ही है। देखिए कोई भी कारण हो, व्यक्ति में कोई भी चीज़ से उसमें श्वास बंद हो गया हो या फिर वो अनकॉन्शियस है, तो उस स्थिति में सभी चीज़ों में जो है CPR का विधि एक ही है, क्योंकि CPR का मतलब ही होता है कि उससे पुनर्जीवन देना, मतलब उसका जो खोई हुई श्वासें दर है, जो रिस्पायरेशन है, उसको वापस से लाना मदद करके। CPR एक तकनीक है, यह एक विधि है जो आदमी के द्वारा किया जाता है, इसमें कोई आपको जो है मशीन या कुछ ऐसा नहीं है। CPR का मतलब है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को मदद करना जो अनकॉन्शियस हो, जिसका सांसें रुक गया हो अचानक। ये रुकने का कारण हो सकता है अलग अलग, पानी में डूब गया हो, या बिजली का जो तरका होता है वो लगा हो, या हो सकता है बहुत गहरी चोट लगा हो, पॉइजनिंग मतलब जो विषाक्त चीज़ें होता है वो खा लिया हो। ये सब जो कारण में जो है CPR दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति अनकॉन्शियस है और उसका जो मतलब श्वासें है बंद हो गया है, तो उस स्थिति में जो है व्यक्ति के द्वारा तुरंत दिया जाता है CPR। तो ये चीज़ें हैं CPR के। अब कुछ ऐसे बातें हैं जिसमें ध्यान रखनी चाहिए कि CPR किसे कौन दे सकता है, कैसे देना चाहिए, ये चीज़ें हैं। एक में है घायल को हवा देना, फूंक मारना क्योंकि वे स्वयं से सांस नहीं ले रहा हो। देखिए CPR में होता यह है कि जो भी घायल हो, जो भी प्रभावित इफेक्टेड व्यक्ति हो किसी भी चीज़ से,
अगर वह सांस नहीं ले रहा हो तो उसे हवा देना या फूंक मारना ही क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा अच्छा सिद्धांत है ये सीपीआर का। दूसरा है उनकी छाती को दबाकर हृदय में धड़कन पैदा करना। उनके छाती में एकदम हल्का हल्का से जो है हृदय जो होता है छाती में दबाकर हृदय में धड़कन पैदा करना, हार्ट बीट पैदा करना। जब हृदय धड़कने लगे तो रक्त का संचार होगा, जब हृदय धड़कने लगेगा रक्त के संचार होगा, रक्त के संचार होगा मतलब ऑक्सीजन मिलने लगेगा, तो फिर जो है श्वास भी चलने लगेगा। रक्त के संचार के साथ ही ऑक्सीजन का भी संचार होता है जो कि रक्त स्रोत में रहती है, वही चीज़ें मैंने बताया। तो जो भी अनकॉन्शियस वाला रोगी होगा या जो इफेक्टेड व्यक्ति होगा तो उसको सीपीआर देते समय उसके छाती पर क्या करेंगे, धड़कन पैदा करेंगे दबाव डालकर हाथ से, ताकि वो उसका जो है हृदय धड़कने के साथ ही रक्त का संचार होने लगे। और जब रक्त का संचार होने लगेगा तो क्योंकि रक्त में ऑक्सीजन का भी संचार होता है जो कि क्या करेगा, श्वास लेने में मदद करने लगेगा। तो ये चीज़ होगा। तीसरा है, ये सब सिद्धांत है याद रखिएगा। तीसरा है सीपीआर का मुख्य उद्देश्य ऑक्सीजन को पहुंचाकर प्राणभूत अंगों को जीवित रखने का है। अब जिस भी जैसे श्वास लेना में कठिनाई हो रहा है यानी बंद हो गया हो तो उस स्थिति में सीपीआर दिया जाएगा ताकि श्वास को पुनः लाया जाए ऑक्सीजन पहुंचाकर। चौथा है सीपीआर की सफलता दर किसी को बचाने में केवल 3% है, किंतु फिर भी ये 0% से तो अच्छी है। देखिए सीपीआर जो होता है ना, किसी को बचाने में लगभग ओनली 3% ही चांस है कि व्यक्ति बच सकता है। 97% जो है चांस कम रहता है कि व्यक्ति को सीपीआर की मदद से बचाया जाए। बट जो उम्मीदें किसी को छोड़ना नहीं चाहिए जब तक जो है वो एक 0.001 भी हो, फिर भी उम्मीद है। 0 से तो बेटर है और यहाँ तो 3% है कि सीपीआर बचा भी सकता है, तो 0 से तो अच्छा है। तो इसलिए सीपीआर को लोग अंत में करता है ताकि लोग बच जाए। तो ये सीपीआर का एक सिद्धांत है। पांचवा यहाँ पे है कि जीवित व्यक्ति के जीवित रहने के अवसर इससे बढ़ जाते हैं यदि उसे प्राथमिक रूप से औषधि चिकित्सा मिल जाए। अब ऐसे सीपीआर देने से अगर किसी के अंदर धड़कन पैदा हो जाता है तो धड़कन जब पैदा होने लगता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन का संचार होने लगेगा। तो जो व्यक्ति मर रहा था वो व्यक्ति बच्चे को जब श्वास मिल जाएगा तो जिंदा हो सकता है। कब? जब उससे तुरंत जो है प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए उससे औषधि वगैरह ट्रीटमेंट मिल जाए। छठा है अत्यधिक दबाव डालने पर किसी की छाती की पसलियाँ टूट भी सकती है, लेकिन सीपीआर विधि नहीं अपनाई गई है तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। देखिए अगर जैसे जैसे ज़रूरत पड़े व्यक्ति को, अगर इतना ज़्यादा ज़रूरत पड़े कि उसे बहुत ज़्यादा प्रेस करना है छाती को तो उससे करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु से तो अच्छा है कि उसका मान गए चेस्ट का पसली ही टूट कर रह जाए। अगर मान गए कोई व्यक्ति जिंदा हो जाएगा तो उससे तो अच्छा ना, पसली तो ठीक हो सकता है लेकिन अगर मृत्यु हो जाएगा तो मृत्यु फिर तो वापस आएगा नहीं। तो इसलिए सीपीआर में जैसे जैसे अगर ज़रूरत हो किसी व्यक्ति को, अगर मान गए थोड़ा ही दबाव डालने से चेस्ट पर उसे ऑक्सीजन मिलने लगे और वो सांस लेने लगे और उसका धड़कन चलने लगे तो उस ठीक है। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस है और बिल्कुल उसका चीज़ें ऑक्सीजन ले और रिस्पायरेशन के बीच में संबंध टूट चुका है तो उसे अधिक प्रेशर का ज़रूरत होगा, तो अधिक भी प्रेशर दे सकते हैं। भले ही छाती का पसली क्यों ना टूट जाए, इतना ज़्यादा प्रेशर देना हो तो दे सकते हैं, क्योंकि मृत्यु से तो अच्छा है ना कि कोई व्यक्ति अगर जिंदा हो जाए और उसका पसली ही टूट कर रह जाए लेकिन जिंदा हो जाए तो अच्छा है। तो इसलिए कहता है कि जितना दबाव हो सके आप दे सकते हैं उनके हिसाब से। पहले स्लोली दीजिए, अगर फिर कोई नहीं, अगर उसमें कंपन आ रहा है, कोई नहीं अगर असर आ रहा है तो थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना चाहिए। तो ये संकटकालीन में दिया जाता है सीपीआर, कोई भी व्यक्ति ये सीपीआर दे सकता है। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कंजेक्टिव हार्ट फेलुअर रोगी को घर पर देखभाल एवं प्रबंध। देखिए घर पर किसी को अगर कंजेक्टिव हार्ट फेलुअर जिसको हम लोग CHF बोलते हैं, CHF, इससे पेशेंट को घर पर केयर और प्रबंधन कैसे किया जाएगा तो चलिए देखते हैं। कंजेक्टिव हार्ट फेलुअर रोगी की घर पर देखभाल एवं प्रबंधन 5 नंबर में पूछा गया है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है रोगी को अपने शरीर के वजन को समान बनाए रखना चाहिए। देखिए कोई भी व्यक्ति हो अगर उसे हार्ट फेलुअर हो, कंजेक्टिव हार्ट फेलुअर हो तो उसे चाहिए कि वजन अपना जो है ज़्यादा नहीं बढ़ा कर रखे, उसको वजन जो है समान बना कर रखे अपना वेट को। दूसरा है रक्तचाप को समान बनाना, और रक्तचाप जो है उसको ब्लड प्रेशर को भी जो है सही बना कर रखे। कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं करे जिससे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और फिर जो है हार्ट पर भी प्रॉब्लम पड़े। तीसरा है भोजन में सोडियम की मात्रा कम करना चाहिए, क्योंकि जब भोजन में सोडियम यानी नमक वगैरह का मात्रा अधिक होगा तो जो ब्लड का पंप करने का दर होगा वो अधिक होने लगेगा और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और फिर हार्ट में दिक्कत करेगा। तो ये चीज़ें है। चौथा पॉइंट है चिकित्सक के निर्देशानुसार सभी दवाइयाँ निश्चित समय पर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही है। रोगी को हल्के व ढीले कपड़े पहनने चाहिए ताकि रक्त प्रवाह में बाधा ना हो। अब जहाँ पे
टाइट टाइट अगर कोई कपड़ा पहनता है तो वहाँ पे जो ब्लड का सर्कुलेशन है कम धीरा हो जाता है। तो इसलिए कहता है कि वैसे व्यक्ति जो कंजक्टिव हार्ट फेल्यूर से संबंधित है तो उसे घर पर जो है लूज कपड़े पहनने चाहिए, ढीले कपड़े। छठा है, रोगी को अच्छी व पूरी नींद लेनी चाहिए। जो हार्ट वाला पेशेंट होता है उससे घबराहट बेचैनी हो सकता है, इसलिए उसे जो है पूरी नींद लेनी चाहिए। तो ये सब जो है आपको 5 नंबर में आप लोग इतना हम बता दिए, आप लोग खुद से भी जो है लिख सकते हैं कंजक्टिव हार्ट फेल्यूर के बारे में, एक हार्ट वाला पेशेंट को क्या क्या चीज़ें घर पे करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से भी प्रबंध में लिख सकते हैं। बाद बाकी हम लोग आज देखे हैं क्या चीज़ देखे हैं, तो हम लोग आज देखे हैं मेनियर्स रोग। हम लोग आज क्या देखे हैं, मेनियर्स रोग के बारे में हम लोग देखे हैं। उसके बाद हम लोग देखे हैं क्या चीज़ देखे हैं, एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन लगभग हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी CPR के बारे में देखे हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं कि CHF कंजक्टिव हार्ट फेल्यूर वाले पेशेंट को घर पर कैसा उपचार या प्रबंध करना चाहिए, देखभाल, ये चीज़ को समझे हैं। बाद बाकी आप लोग को अगर देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ, मेनियर्स रोग इंपॉर्टेंट है। अब मेनियर्स रोग में आप ये चीज़ याद रखिएगा, बस आपका काम जो है बन जाएगा। इंडोलिम्फ जरूर याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि इसमें सर्जरी में जो है सर्जरी प्रबंध में ये लिखिएगा कि इसमें सर्जरी होगा। अगर औषधि काम नहीं करेगा तो उसमें सर्जरी जो होता है उसमें जो लेब्रिंथ होता है उसको हटा दिया जाता है, और सर्जरी के थ्रू लेब्रिंथ को हटाने को लेब्रिंथोक्टोमी कहते हैं। तो ये हो गया इसका बेसिक चीज़ें, एंडोलिम्फ और जो लेब्रिंथोक्टोमी है वो याद रखिए, बाद बाकी आपका काम बन जाएगा। तो मेनियर्स रोग का मेन चीज़ याद रखिए कि इसमें होता क्या है, कारण लक्षण ऑटोमेटिक आप लोग लिखने लगेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।